Jeffrey Epstein is dead. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein has taken his own life. Jeffrey Epstein has died by suicide. उसे मरे हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हम उस आदमी की बातें करते हैं, ऑब्वियसली इन नॉट अ गुड वे. इट वोंट बी अ कंट्रोवर्सी टू से दिस थिंग कि जेफरी एप्स्टीन एक बहुत ही खतरनाक आदमी था. जेफरी एप्स्टीन के पास इतना पैसा था, इतना अमीर था वो कि वो पूरे के पूरे आइलैंड खरीद लेता था. उसका सोशल सर्कल दुनिया के सबसे बड़े प्रेसिडेंट्स, रॉयल फैमिली के मेंबर्स और टॉप टियर साइंटिस्ट से भरा हुआ था. वो इतना रिच और पावरफुल था कि हर कोई उसके साथ अपना नाम जोड़ना चाहता था. लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि वही लोग एप्स्टीन को जानने तक से साफ मना कर देते हैं. सो इट इज नो वंडर कि एप्स्टीन की इस ग्लैमरस लाइफस्टाइल के पीछे एक ऐसी रियलिटी छुपी हुई थी जो हमारे सपने से भी परे थी. अभी दिसंबर 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत नए डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स रिलीज हुए तो पूरी दुनिया दंग रह गई थी इन्हें देखकर. हमने देखा कि कैसे बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू और यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंस जैसे नाम इस दलदल में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं. और अगर आपको लगता है कि पी डीडी का केस बड़ा था तो बिलीव मी, एप्स्टीन वो समंदर है जिसका पी डीडी सिर्फ एक बूंद था. एप्स्टीन के पास सिर्फ पैसा नहीं था, उसके पास इन पावरफुल लोगों की वो कमियां थी, वो कमजोरियां थी जिन्हें यूज करके वो अनटचेबल बन जाता था. लेकिन कैसे एक मामूली स्कूल टीचर बिलियनर फाइनेंसर बन गया, कैसे उसने लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड को करने के लिए यूज किया, और सबसे बड़ा सवाल वो कौन से डार्क सीक्रेट्स हैं जिन्हें अभी भी दबाने की कोशिश की जा रही है बाय द यूएस गवर्नमेंट. आज इस वीडियो में हम लोग रूमर्स को साइड में रख के उन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो एप्स्टीन के इस ट्विस्टेड एम्पायर का पर्दाफाश करते हैं. हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जेफरी एप्स्टीन ने जो कुछ भी करा वो कैसे, कहां और क्यों करा. सो लेट्स अनकवर द लिटरल मॉन्स्टर ऑन अर्थ, जेफरी एप्स्टीन. Now, जितना रिच और पावरफुल जेफरी एप्स्टीन था, इट इज हार्ड टू बिलीव कि उसका जन्म एक नॉर्मल मिडिल क्लास और सोशली अनरिमार्केबल फैमिली में हुआ था. एप्स्टीन की फैमिली जूइश थी और जेफरी अपने छोटे भाई मार्क और अपने पेरेंट्स के साथ ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के सी गेट में रहता था. सी गेट एक गेटेड रेजिडेंशियल था जिसे हम इंडिया में सोसाइटीज भी कहते हैं. इन सोसाइटीज में मोस्टली सेम कम्युनिटी या सेम सोशल ग्रुप के लोग रहते हैं जिसे सारे लोग के बीच एक कोहेसिव और प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप होती है. सिमिलरली सी गेट में भी मोस्ट ऑफ द फैमिली सेम क्लास विच वाज मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, इसीलिए वहां पे माहौल काफी ज्यादा पीसफुल और होमी टाइप का था. जेफरी के फादर सीमोर एप्स्टीन NYC पार्क डिपार्टमेंट में एज अ गार्डनर काम करा करते थे, while उसकी मदर पॉला एप्स्टीन एक स्कूल एड थी और घर की देखभाल भी करा करती थी. So there was nothing extraordinary, nothing special about his family. ये अमेरिका की उन thousands of middle class families जैसी ही थी, except one thing कि उनका बच्चा जेफरी एप्स्टीन था. Born in 1953, जेफरी एक बहुत ही शांत नेचर का लड़का था. वो इतना ज्यादा रिजर्व था कि लोग उसे सोशली ऑकवर्ड कहकर डिस्क्राइब करते थे. इस चीज के कारण आपको लग सकता है कि उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे और आप किसी क्रिमिनल का टिपिकल ब्रोकन चाइल्डहुड इमेजिन कर रहे होंगे, लेकिन इट वाज क्वाइट द ऑपोजिट, क्योंकि जेफरी एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था. स्पेशली मैथमेटिक्स में वो काफी अच्छा था, जिसके कारण उसके टीचर का मानना था कि वो एक मेंटली गिफ्टेड बच्चा है. जेफरी पढ़ाई में इतना ज्यादा अच्छा था कि उसके खुद के क्लासमेट्स उसे पैसे देकर उससे ट्यूशन पढ़ा करते थे. सो उसके शांत नेचर और इंटेलिजेंस ने उसे एक नर्ड की रेपुटेशन दे दी थी इन अ गुड वे. एकेडमिक्स के अलावा जेफरी का म्यूजिक में इंटरेस्ट था और उसने अपने स्कूलिंग के दौरान क्लासिकल पियानो अच्छी तरह बजाना सीख लिया था. ही वाज सो स्मार्ट कि उसने सिर्फ 16 इयर्स की एज में हाई स्कूल खत्म कर दिया था. इतना सब कुछ सुनकर आप लोग ये पक्का सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा होनहार और ब्राइट स्टूडेंट आगे जाकर इतने हेनस क्राइम क्यों करेगा. एंड यू विल बी राइट अबाउट दैट थिंग. बचपन में जेफरी का जो बिहेवियर था वो काफी ज्यादा नॉर्मल था एंड नोबडी सस्पेक्टेड एनीथिंग फ्रॉम हिम. लेकिन जब वो अडल्टहुड में आया तब से ही उसमें डिसऑर्डर्स के साइन दिखने शुरू हो गए थे. 1969 में जेफरी ने कूपर यूनियन कॉलेज ज्वाइन किया, पर 2 साल बाद ही उसने ये कॉलेज छोड़ दिया था. उसके बाद वो NYU गया, लेकिन 1974 में एट द एज ऑफ 21 वो वहां से भी बिना डिग्री
के लिए बाहर निकल गया। इन शॉर्ट, उसके पास दिमाग तो था पर दिखाने के लिए कोई फॉर्मल क्रेडेंशियल्स नहीं थे। ऐसे में एक अच्छी नौकरी मिलना नामुमकिन था उसके लिए। लेकिन एप्स्टीन ने समहाउ मैनहट्टन के एलीट डेल्टन प्राइवेट स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स टीचर की जॉब लैंड कर ली थी। यहाँ वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाता था और यही वो जगह थी जहाँ उसके स्टूडेंट्स ने उसके बिहेवियर में पहली बार एक अजीब पैटर्न नोटिस किया था। अलेजिडली डल्टन स्कूल में एप्स्टीन क्लास की फीमेल स्टूडेंट्स को जरूरत से ज्यादा अटेंशन देता था और उनके साथ फ्लर्ट करने के बहाने ढूंढता था। यहाँ तक कि वो बच्चों की हाउस पार्टी में भी बिना बुलाए पहुंच जाता था, जो कि मॉरली और लीगली गलत था। लेकिन क्रीप होने के साथ साथ वो एक शातिर मैनिपुलेटर भी था, जिसने अमीर बच्चों के एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हुए बेयर स्टर्न्स के सीईओ एलन ग्रीनबर्ग तक पहुंचने के लिए दूसरे रिच पेरेंट्स का इस्तेमाल किया। उसने पेरेंट टीचर मीटिंग्स के जरिए ग्रीनबर्ग की गुड बुक्स में अपनी जगह बनाई और जब उसे पुअर परफॉर्मेंस के लिए डल्टन से निकाल दिया गया था तो उसे तुरंत बेयर स्टर्न्स में एक असिस्टेंट की नौकरी मिल गई थी और यहीं से उसके एक्चुअल करियर की शुरुआत हुई थी। 1976 से 1981 तक जेफरी ने बेयर स्टर्न्स में एक असिस्टेंट से पार्टनर तक का सफर किया था, जहां उसकी सैलरी और बोनसेस उसे एक लग्जूरियस लाइफ दे रहे थे। लेकिन उसकी नीड्स इतने से फुलफिल नहीं हो रहे थे क्योंकि उसे हमेशा कुछ बड़ा चाहिए था। इसी साल 1981 में जेफरी ने शॉकिंगली कंपनी से रिजाइन कर दिया था, ये कहकर कि वो कंपनी पॉलिसी से सहमत नहीं था, मगर असली वजह कुछ और ही लग रही थी क्योंकि उस वक्त SEC ने बेयर स्टर्न्स पर इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी चीटिंग की इंक्वायरी बैठते ही जेफरी काफी कन्वीनियंटली वहां से निकल गया था, जो दिखाता है कि वो शुरू से ही खतरे को भांपकर खुद को बचाने में माहिर था। एट दिस पॉइंट एप्स्टीन के पास दो प्रॉपर्टीज थी, एक उसके होम टाउन सी गेट में और एक मैंशन मैनहट्टन में। इतने सालों में उसने अच्छी खासी वेल्थ पैसे अक्यूमुलेट कर लिए थे। सो इस जॉब को छोड़ने से उसे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था। इनफैक्ट उसने आने वाले सालों के लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ था एंड ही वुड गो ऑन टू बिकम वे रिचर। बट नोबडी नोज एग्जैक्टली कि एप्स्टीन इतना ज्यादा अमीर आखिर कैसे बना, एंड नोबडी नोज दिस थिंग ऑल्सो कि ये पैसे आखिर लेजिटिमेट थे या नहीं। इन अगस्त 1981 बेयर स्टर्न्स छोड़ने के बाद एप्स्टीन ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया और अपनी खुद की फर्म इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप बनाया, जो कि अपेरेंटली लोगों को उनके फ्रॉड में खोए हुए पैसे लौटाने में हेल्प करता था। इस पॉइंट पर एप्स्टीन ने बिजनेस वर्ल्ड में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी भी गेन कर ली थी। सिंस 1980 में उसे कॉस्मोपॉलिटन जैसे जाने माने मैगजीन में बैचलर ऑफ द मंथ टाइटल देकर फीचर करा गया था। इट वॉज द जुलाई इशू जिसका कैप्शन था फाइनेंशियल strategist who only talks to people who make over $1 million a year। लेकिन जेफरी अपने इस न्यू बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा सीक्रेटिव था और उसने कभी भी मीडिया को या फिर किसी को भी ज्यादा डिटेल नहीं दी थी अपने ऑपरेशंस के बारे में, कि वो कैसे आखिर इन लोगों के पैसे वापस ला रहा था, उसमें उसका कितना कट था या फिर कितने पैसे कमा रहा था वो इस चीज से। वो बस हमेशा यही चीज बोलता रहता था कि वो अमीर लोगों की मदद करता है ताकि उनके पैसे, उनके खोए हुए पैसे वापस आ सके उनके पास। अब बिजनेस के बहाने एप्स्टीन मिडिल ईस्ट और यूरोप ट्रैवल कर रहा था ताकि नए और पावरफुल कनेक्शन बना सके वो। और इस दौरान 1987 में उसकी मुलाकात टावर्स फाइनेंशियल के चेयरमैन स्टीवन हॉफनबर्ग से हुई, जिसने उसे $25,000 पर मंथ की भारी भरकम सैलरी पर एज अ कंसल्टेंट हायर कर लिया था। लेकिन असली खेल 1993 में तब खुला जब SEC की इन्वेस्टिगेशन ने पकड़ा कि टावर्स फाइनेंशियल दरअसल एक $450 मिलियन की पॉन्जी स्कीम चला रही थी, जहां इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया और हॉफनबर्ग को 20 साल की जेल हुई। जेल जाने के बाद हॉफनबर्ग ने साफ कहा कि एप्स्टीन उनका बेस्ट फ्रेंड और इस क्राइम में उनका इक्वल पार्टनर था। लेकिन एप्स्टीन हमेशा की तरह इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से ठीक पहले बच के निकल गया, वो भी बिना किसी सबूत के। तो उस पे कभी चार्ज भी नहीं हुआ, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके पास अचानक इतना अंधा पैसा आखिर कहां से आया। 1988 में एप्स्टीन ने अपनी नई फर्म जे एप्स्टीन एंड को शुरू की, जो सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए ही थी, और यहीं उसे अपना सबसे बड़ा जैकपॉट मिला। लेस्ली वेक्सनर, जो विक्टोरिया सीक्रेट के फाउंडर थे। वेक्सनर का एप्स्टीन पर इतना अंधा भरोसा था कि उन्होंने उसे अपनी पूरी वेल्थ की पावर ऑफ अटर्नी दे दी थी, जिसके दम पर एप्स्टीन रातों रात बिलियनर बन गया था। और उसने न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा में महंगे मैंशन के साथ साथ US वर्जिन आइलैंड्स में अपना एक प्राइवेट आइलैंड भी खरीद लिया था। इस बेइंतहा दौलत की वजह से एप्स्टीन अब उन
एलिट सोशल सर्कल का हिस्सा बन चुका था, जहां उसका उठना बैठना दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ था और उसने खुद को एक ऐसी पावरफुल पोजीशन में प्लेस कर लिया था जहां से उसे गिराना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन देयर इज अ सेइंग, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। और एप्स्टीन के केस में ये कोई एक सिंगल क्राइम नहीं था, बल्कि इट वाज अ सीरीज ऑफ क्राइम्स। एंड आल्सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज फाइनेंशियल फ्रॉड्स हियर, बिकॉज व्हाट ही डिड वाज वे डार्कर देन दिस। एंड इट वाज इन 2005 जब दुनिया के सामने पहली बार एप्स्टीन के असली सच की झलक दिखी थी। एक 14-year-old के पेरेंट्स ने पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट में एक क्राइम रिपोर्ट किया। ये रिपोर्ट क्लियरली जेफरी एप्स्टीन को एक्यूज कर रहा था, सेइंग कि उसने उनकी को अपने पाम बीच के मेंशन में मसाज के लिए बुलाया था। लेकिन आखिर एक 50 साल का आदमी एक 14 साल की से मसाज क्यों करवाएगा? सच्चाई तो यह है कि एप्स्टीन ने उससे सिर्फ मसाज ही नहीं बल्कि ऐसे अनस्पीकेबल एक्ट्स करवाए थे जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। अपने स्टेटमेंट में विक्टिम के पेरेंट्स ने बताया कि एप्स्टीन ने उस को कैश पेमेंट दिया था और उसे एनकरेज करा था कि वो अपने जैसी और लड़कियों को साथ लेकर आए। तो जैसे ही इस चीज की ऑफिशियली कंप्लेंट फाइल हुई थी, पुलिस ने तुरंत इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था। लेकिन एप्स्टीन जैसे पावरफुल इंसान को पहली बात तो सिंपली अरेस्ट करना और दूसरी बात सीधा कस्टडी में ले लेना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है और पुलिस को कुछ सॉलिड एविडेंसेस चाहिए थे जिसके बिहाफ पर वो एप्स्टीन को अरेस्ट कर सके। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पुलिस ने काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली एप्स्टीन को इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें जो मिला उस पे भरोसा करना मुश्किल था, क्योंकि पाम बीच और उसके नेबरिंग एरिया से डजन्स ऑफ अंडर गर्ल्स सामने आई जिनके स्टेटमेंट्स फर्स्ट विक्टिम के स्टेटमेंट से हूबहू मैच कर रहे थे। उन्हें भी एप्स्टीन ने मसाज के लिए अपने मेंशन बुलाया था, उन्हें भी कैश में पे किया गया था ताकि ये ट्रांजैक्शन ट्रैक ना हो पाए और उनके साथ भी वैसी ही घिनौनी की गई थी। अब पुलिस को समझ में आ गया था कि ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था, बल्कि दिस वाज एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न जहां अंडर गर्ल्स को प्रोबेबली काफी समय से ट्रैप किया जा रहा था बाय नन अदर देन जेफरी एप्स्टीन। लेकिन इवन दो पुलिस के पास इतने सारे विटनेसेस थे, एप्स्टीन वाज जस्ट टू पावरफुल एट दिस पॉइंट और उसके पास बेस्ट लीगल डिफेंसेस थे जिसके कारण कोर्ट में उसे बहुत ज्यादा लीनियंसी दिखाई गई थी। इसलिए इस चीज से तंग आकर पाम बीच के पुलिस चीफ ने ये केस FBI को हैंड ओवर कर दिया था, स्टेटिंग कि एप्स्टीन पुलिस की रीत से बाहर था। नाउ मैंने इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा एप्स्टीन का बैकग्राउंड दिया था या फिर समझाया था कि एप्स्टीन आखिर इतना रिच कैसे हुआ था या फिर वो कहां से आया था, क्योंकि आगे जो कुछ भी होने वाला है उस चीज को ढंग से सोखने के लिए हमें जानना जरूरी है कि एप्स्टीन आखिर था कौन। नाउ थिंक अबाउट दिस थिंग कि किसी भी केस में FBI का इन्वॉल्व होना एक बहुत बड़ी बात होती है। सो यू माइट थिंक दिस थिंग कि इस केस को अब एक नेशनल लेवल अटेंशन मिल गई होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली एप्स्टीन की पावर की वजह से ऐसा नहीं हुआ। ये केस कभी भी फ्लोरिडा से बाहर निकला ही नहीं और मीडिया कवरेज भी बहुत लिमिटेड थी इसकी, क्योंकि एप्स्टीन एक मल्टी मिलियनर होने के बावजूद एक लो प्रोफाइल रखा करता था, जिसके कारण ही वाजंट वेरी फेमस और उसके पास इतना इन्फ्लुएंस था कि वो अपने अगेंस्ट चल रहे केस को इजीली सेंसर कर सकता था। बेसिकली अगर एप्स्टीन आज जिंदा होता तो वो मेरी ये वाली वीडियो भी सेंसर कर देता। ही वाज लिटरली दैट पावरफुल कि वो वहां बैठकर यहाँ को कंट्रोल कर सकता था, हमारे देश में किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता था। FBI के इन्वॉल्व होते ही उन्होंने एप्स्टीन के अगेंस्ट एक फेडरल केस बनाना शुरू किया जिसमें टोटल 36 थे और एप्स्टीन के खिलाफ इतना एविडेंस था कि उसे इजीली लाइफ सेंटेंस दिलवाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इन 2006 एप्स्टीन को फाइनली अरेस्ट तो किया गया था इस केस के लिए, लेकिन नॉट बाय FBI बल्कि बाय फ्लोरिडा पुलिस। नाउ यू माइट थिंक दिस थिंग कि फर्क क्या पड़ता है, अरेस्ट तो हो गया था वो, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आता है यूएस में हर स्टेट के लॉज के बारे में। तो एप्स्टीन को सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज की जगह फ्लोरिडा स्टेट के लॉज के अंडर ट्रीट किया जा रहा था, इसीलिए उसे बहुत इजीली बेल भी मिल गई थी। इसी बीच फेडरल अथॉरिटीज एक ऑन गोइंग इंक्वायरी कर रहे थे और चार्जेस में वल्नरेबल लोगों का सिवियर मिसट्रीटमेंट और ऑर्गेनाइज कंक्लूजन शामिल था। और अगर ये चार्जेस कंफर्म हो जाते उस टाइम पे तो एप्स्टीन को एटलीस्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना पक्का था। बट अगेन सब लोग मेरे साथ बोलो, ये चार्जेस कभी फाइल हुए ही नहीं, क्योंकि एप्स्टीन की लीगल टीम ने इस केस में इंटरवीन करा था जिसमें एलीट अटर्नी एलेक्स कोस्टा काम कर रहे थे और इस टीम को लीड कर रहे थे। They managed to crack a deal with the FBI. According to this deal, एप्स्टीन और उसके 4 एसोसिएट
एसोसिएट्स के अगेंस्ट लगे सारे सीरियस फेडरल चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाते और उसे सिर्फ लिमिटेड स्टेट चार्जेस पे गिल्टी प्लीड करना था, जिससे उसकी सजा बेसिकली लाइफ इम्प्रिजनमेंट से घट के कुछ सालों की ही रह जाती। सो अकॉर्डिंग टू दिस डील एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट बनाया गया, जिसके बारे में विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज को कभी भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था। इस एग्रीमेंट में एप्स्टीन और उसके साथ अक्यूज 4 लोगों को सारे फेडरल चार्जेस से इम्यूनिटी मिल गई थी और एप्स्टीन को सिर्फ स्टेट चार्ज पर गिल्टी प्ली करना था, जिसके लिए उसे 18 महीने की जेल होती। लेकिन यहाँ पर भी एप्स्टीन ने 18 की जगह सिर्फ 13 महीने की जेल टाइम सर्व करा था और उसमें भी उसे हफ्ते के 6 दिन रोज 12 घंटे वर्क लीव मिलता था, जिसमें वो कहीं भी जा सकता था। उसका जेल सेल भी बिल्कुल टिपिकल नहीं था बाय द वे, बल्कि उसे एक लग्जूरियस स्पेस दिया गया था जिसे रेयरली लॉक किया जाता था। उसे काम करने के लिए खुद का ऑफिस भी मिला था और उसके अराउंड बॉडीगार्ड्स भी रहा करते थे जेल के अंदर। सो ये कोई सजा नहीं मिली थी उसे, वो बेसिकली वेकेशन पे गया था बस। सो प्रोसिक्यूशन, FBI और पुलिस इन सबको पता था कि एप्स्टीन यंग के साथ आखिर क्या कर रहा है, बट दे स्टिल कुड नॉट डू एनीथिंग टू हिम। तो अब तुम लोग ये चीज सोचो कि लॉ अगर उसके सामने इतनी ज्यादा हेल्पलेस थी तो उन विक्टिम्स को कैसा फील होता होगा जो उसके अगेंस्ट केस लड़ रहे थे। और इन सारी चीजों के लिए एप्स्टीन को सिर्फ खुद को एज अ ऑफेंडर रजिस्टर करना था और जेल से बाहर निकलने के 1 साल बाद तक उसे बस कड़ी निगरानी में रहना था। पर ये इतनी सिंपल सी चीज भी अच्छे से इन्फोर्स नहीं करी गई थी, क्योंकि अगेन वो जेफरी एप्स्टीन था। एप्स्टीन को दी गई इस डील को बाद में कोर्ट ने काफी क्रिटिसाइज किया और इसे डायरेक्ट वायलेशन ऑफ क्राइम विक्टिम्स राइट बताया गया था और आज की डेट में इसे अमेरिकन हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स में गिना जाता है, क्योंकि इस डील के बारे में किसी भी विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म ही नहीं करा गया था और उन्हें जस्टिस के नाम पे कुछ भी नहीं मिला इस केस से। अभी तक हम लोग इतना तो समझ चुके हैं कि जेफरी के लिए ये कोई वन ऑफ थिंग नहीं था, बल्कि उसने एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना रखा था जिसमें वो कॉन्स्टेंटली लड़कियों को करता था और उनके साथ वो इन एक्ट्स में इंडल्ज हुआ करता था। सो दिस वाज नॉट रैंडम, दिस वाज अ कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो वन हैज टू थिंक कि जेफरी एप्स्टीन आखिर ये सब कुछ अकेले कैसे कर रहा था। एंड इट इज अ वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि इतना बड़ा चीज एक आदमी चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो अकेले नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर यही है कि नहीं, वो ये चीज अकेले नहीं कर रहा था, उसके साथ काफी सारे लोग थे बिहाइंड द सीन्स। लेकिन इन सारे नामों में से एक नाम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और वो है एप्स्टीन की फॉर्मल एक्स गर्लफ्रेंड का गिस्लीन मैक्सवेल। अनलाइक जेफरी एप्स्टीन, गिस्लीन का जन्म एक बहुत ही वेल्दी और सोशली एलीट फैमिली में हुआ था। ओरिजिनली वो फ्रांस से ही थी, लेकिन अपना ज्यादातर समय उसने ऑक्सफोर्ड में बिताया था और इसी चीज के कारण उसके पास फ्रांस और यूके दोनों की सिटीजनशिप थी। नाउ ग्रोइंग इनटू अ प्रिविलेज्ड वेल्दी फैमिली, गिस्लीन को बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट लाइफस्टाइल मिली गई थी। वो शुरू से ही यूके के एलीट ग्रुप्स का हिस्सा थी, which meant that she had very good connections all over the world. So it is safe to say and it is safe to assume also कि गिस्लीन को कभी भी लाइफ में किसी चीज के लिए ना तो स्ट्रगल करना पड़ा था और उसने कहीं ना कहीं अपनी पूरी की पूरी लाइफ मजे में ही बिताई थी। सो उसकी लाइफ काफी ज्यादा स्मूथ सेलिंग चल रही थी until one day जब उसकी लाइफ में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने उसकी पूरी लाइफ को उल्टा कर दिया। 1991 में गिस्लीन के फादर रॉबर्ट की मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो गई एंड शॉर्टली आफ्टर हिज डेथ ये खबर बाहर आई कि रॉबर्ट मैक्सवेल ने लगभग 426 मिलियन पाउंड्स का फ्रॉड कमिट किया था, जिसने 32,000 से भी ज्यादा लोगों को अफेक्ट किया। ये फ्रॉड गिस्लीन के फादर के वन ऑफ द मेनी कंपनीज मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर से रिलेटेड था, जिसमें गिस्लीन के 2 भाई आयन मैक्सवेल और केविन मैक्सवेल भी इन्वॉल्व थे। इसलिए ये खबर बाहर आते ही उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था और गिस्लीन अब इंग्लैंड छोड़कर यूएस के न्यूयॉर्क में मूव कर गई। नाउ अब अपने फादर के इस फ्रॉड के कारण और उनकी मौत के कारण भी गिस्लीन के जो सोशल नेटवर्क से जिनके बारे में हमने अभी बात करी थी उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा था। बेसिकली उसके साथ हुआ ये कि उसके पापा ने कुछ करा, उसके दोस्तों को पता चल गया और उसके दोस्तों ने उसकी बेइज्जती करी फिर। एंड इट वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट टाइम जब उसको जिंदगी में पहली बारी किसी डिफिकल्टी को फेस करना पड़ा था। लेकिन जब वो इन सब चीजों के थ्रू जा रही थी तब उसे मिला जेफरी एप्स्टीन। अगर यही गिस्लीन कुछ सालों पहले न्यूयॉर्क आई होती तो एप्स्टीन उसके सर्कल के आसपास भी नहीं होता। लेकिन एप्स्टीन ने इतने पैसे कमा लिए थे और इतना इन्फ्लुएंशियल बढ़ गया था वो कि वो सिर्फ गिस्लीन के एलिट सोशल क्लब का पार्ट ही नहीं था,
बल्कि उससे कहीं ज्यादा वेल्दी भी बन चुका था। इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही जल्दी रोमांटिक हो गया था एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये दोनों 1997 तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में भी थे। गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि तुम में से कितने लोग 1997 में पैदा हुए थे। जिस साल तुम लोग पैदा हुए थे उस साल एक फ्रॉडस्टर, एक इतना बड़ा क्रिमिनल अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम बना रहा था। सो कमिंग बैक टू जेफरी एप्स्टीन, गिस्लीन को कहीं ना कहीं जेफरी में अपने डेड फादर की झलक दिखती थी एंड शी वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर एवरीथिंग। एंड एप्स्टीन भी इतना ज्यादा अमीर हो चुका था इस पॉइंट पे कि उसे गिस्लीन को प्रोवाइड करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता था, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप वाज मच डार्कर देन इट लुक्ड, क्योंकि एप्स्टीन के लिए गिस्लीन सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि शी वाज हिज पार्टनर इन क्राइम। लेकिन ये लाइन सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि बीइंग अ लेडी हरसेल्फ, आखिर गिस्लीन एप्स्टीन के इतने घिनौने कामों में उसकी मदद क्यों कर रही थी? That is just how messed up that relationship was. That is just how messed up that situation was. गिस्लीन उसके इस ट्रैफिक बिजनेस की काइंड ऑफ HR थी, क्योंकि वो अंडर गर्ल्स को रिक्रूट करने, उन्हें ग्रूम करने और मैनिपुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। शी वाज द वन जो अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके एप्स्टीन के लिए दुनिया भर से लड़कियां लाया करती थी। एंड असाइड फ्रॉम दिस, गिस्लीन एप्स्टीन के पर्सनल असिस्टेंट भी थी and she was also responsible for introducing him to very powerful people like former United President Bill Clinton and British royal family के prince Andrew. It is estimated कि एप्स्टीन का बिजनेस 1990s से गिस्लीन के साथ शुरू हुआ था and it went on undisturbed until 2005. नाउ 2005 में अगेन वो अरेस्ट तो हुआ था, लेकिन अरेस्ट से छूटने के बाद, सो बेसिकली रिलीज होने के बाद उसने ये सब कुछ कंटिन्यू करा या नहीं करा, ये सब तो स्पेकुलेशन पे है। लेकिन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि 2008 तक भी पब्लिक और लॉ एनफोर्समेंट को एप्स्टीन के इस ट्रैफिक बिजनेस के स्केल के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज अरेस्ट इन 2019 एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ एप्स्टीन फाइल्स जब लोगों को उसके ट्रू एक्सटेंट और एप्स्टीन आइलैंड्स के हॉरर के बारे में पता चला। ऑल्दो पहली फॉर्मल प्रोसीडिंग्स उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट 2005 में हुई थी। 1996 में एक अफेक्टेड पार्टी ने उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट सीरियस फिजिकल मिसकंडक्ट के लिए न्यूयॉर्क अथॉरिटीज में एक रिपोर्ट फाइल की थी। लेकिन इट वॉज अ रिमाइंडर फॉर एप्स्टीन की जो कुछ भी वो ये क्राइम कर रहा है या फिर जो कुछ भी वो ये हरकतें कर रहा है, उससे वो आसपास अपने एरिया में, अपने घर में या फिर लोगों के सामने नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा था। इसलिए 1998 में उसने यूएस वर्जिन आइलैंड्स में लिटिल सेंट जेम्स नाम का एक आइलैंड खरीदा था। 70 to 78 एकर्स में फैला ये आइलैंड उस वक्त बिल्कुल ही अनटच था, लेकिन आने वाले कुछ सालों में एप्स्टीन ने उस आइलैंड का पूरा हुलिया ही बदल दिया था। उसने वहां मल्टीपल रेजिडेंशियल होम बनवाए, गेस्ट हाउसेस बनवाए और पूरे आइलैंड में सर्वेलेंस सिस्टम इंस्टॉल किए थे। ये आइलैंड पूरी तरह से आइसोलेटेड था एंड थैंक्स टू एप्स्टीन सिक्योरिटी यहाँ पर उसके परमिशन के बिना कोई आ जा भी नहीं सकता था। सो दिस प्लेस वाज जस्ट द परफेक्ट प्लेस फॉर एप्स्टीन टू कमिट हिज क्राइम्स, क्योंकि यहाँ पर उसे किसी भी विटनेस, किसी भी लॉ एनफोर्समेंट की चिंता ही नहीं थी एंड ही कुड डू व्हाटएवर ही वांटेड। लेकिन एप्स्टीन के जो विक्टिम थे उनका इस आइलैंड तक पहुंचना या तो न्यूयॉर्क से या फिर किसी भी जगह से इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। तो ये इंडिविजुअल आइलैंड होल्डर मल्टीपल स्टेट्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज पर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को वेलनेस सर्विस या जॉब अपॉर्चुनिटीज के फॉल्स प्रीटेंसेस में बुलाता था और फिर इन यंग इंडिविजुअल्स को थेरेपी के गाइज में अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट करता था और अलेजिडली उन्हें कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में कोर्स भी किया जाता था इससे। आई मीन आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोगों ने इस चीज की वीडियोस देखी होंगी जिसमें एप्स्टीन इधर उधर भाग रहे के साथ। एंड जो इन वीडियोस जो तुमने देखी है उनमें जो घर डिस्क्राइब करे गए हैं, दोज वर हिज अपार्टमेंट या फिर हिज रेजिडेंसेस। जो आइलैंड में उसने कमरे बनाए थे वो तो कोई डिस्क्राइब ही नहीं कर पाता था, क्योंकि उन्हें बनाया ही इसी तरीके से गया था। लेकिन अगेन कमिंग बैक, जो भी थी उन्हें इस काम के लिए $100s पर सेशन दिए जाते थे और उन लड़कियों को ये इंसेंटिव दिया जाता था या फिर उन्हें इस चीज के लिए एनकरेज करा जाता था कि अगर तुम और लड़कियों को लाओगे यहाँ मसाज के लिए तो हम तुम्हें और पैसे देंगे। दिस क्रिएटेड अ वेरी सस्टेनेबल सिस्टम जिसमें कॉन्स्टेंटली नए विक्टिम्स आते जा रहे थे, नॉट फ्रॉम जस्ट द यूएस बल्कि इंटरनेशनली भी, क्योंकि एप्स्टीन और गिस्लीन के इतने सारे कनेक्शंस थे। देन इन सारे विक्टिम में से स्पेसिफिक
को चुना जाता था और उन्हें एप्स्टीन के प्राइवेट जेट या याट के थ्रू उसके प्राइवेट आइलैंड में ले जाया जाता था। लेकिन इस आइलैंड में जो इन लड़कियों के साथ होता था वो चीज हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। उन्हें किसी ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, जिनका सिर्फ एक काम होता था एप्स्टीन और उसके आए हुए गेस्ट को प्लीज करना। उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ काम कराया जाता था। अगर वो मानते नहीं तो उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते थे और उन्हें अक्सर सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में रखा जाता था ताकि कंट्रोल बना रहे उनके ऊपर। नाउ यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि इतना सब कुछ करने का आखिर पॉइंट क्या था? एंड दिस इज द स्केरी पॉइंट इन दिस केस अबाउट जेफरी एप्स्टीन, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि देयर वाज लिटरली नो प्रॉफिट इन दिस। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा आदमी था जो कि जेल से निकलने के डायरेक्ट दूसरे दिन एक पार्टी में गया था। उसने अपनी खुद की पार्टी रखी थी। उस पार्टी में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग थे, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी था उस पार्टी में। तो देयर वाज नो प्रॉफिट इन दिस थिंग। वो बस ये सारी की सारी चीजें अपने लिए करता था, अपनी फेटिश पूरी करने के लिए करता था और उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज थी जिसकी मदद से वो ये सब कुछ कर भी सकता था और दूसरे लोगों के लिए करवा भी सकता था। लेकिन इस आइलैंड को विजिट करने वाले सिर्फ जेफरी एप्स्टीन या गिस्लीन नहीं थे, बल्कि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली एप्स्टीन और गिस्लीन के फ्रेंड्स इन अल्ट्रा रिच लोगों को इनवाइट किया जाता था और पार्टीज थ्रू की जाती थी जिसमें इन कैप्चर्ड को खिलौनों की तरह यूज किया जाता था। टू से कि ही वाज अ Here is a massive understatement, guys. Epstein files में रिलीज वीडियो में हम क्लियरली देख सकते हैं कि he's chasing and playing with underage girls, जो कि by the way काफी questionably dressed हैं। In one of these clips, Epstein literally अपने इन घिनौने हरकतों को ये कहकर डिफेंड कर रहा था कि अगर ये सब करके कमाए जाने वाले पैसे अच्छे कॉज में जा रहे हैं then there is nothing wrong in it. Then in files में famous personalities जैसे स्टीफन हॉकिंग की फोटो भी है from 2006 जब उन्होंने एक साइंस कॉन्फ्रेंस के लिए एप्स्टीन आइलैंड विजिट किया था। It is said कि हॉकिंग्स भी एप्स्टीन के इन घिनौने पार्टीज और अंडर के साथ हुए एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, लेकिन there is no evidence to prove this thing again. But the same cannot be said for Bill Gates, क्योंकि रिलीज्ड फाइल में देयर आर फोटोज जो सजेस्ट करती हैं कि बिल गेट्स ने एप्स्टीन के पार्टीज अटेंड की थी एंड ही डिड स्पेंड टाइम विद यंग वुमेन और देयर, बट बिल गेट्स इन क्लेम को डिनाई करते आए हैं आज तक एंड ही सेज कि उन्होंने सिर्फ डिनर पार्टीज अटेंड की थी, कभी भी किसी एक्टिविटी में उन्होंने पार्ट नहीं लिया था और ना ही कभी आइलैंड को उन्होंने विजिट किया था। बाय द वे गाइस, मैं तुम लोगों को सिर्फ एक वार्निंग देना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर तुम जेफरी या फिर एप्स्टीन आइलैंड के बारे में कोई भी वीडियो या फिर फोटोज देखते हो ऑनलाइन तो उन सारी की सारी वीडियोज या फिर फोटोज पे बिलीव मत करना, क्योंकि एआई का यूज करके बहुत सारी ऐसी फोटोज बनाई जा रही हैं विच आर एक्चुअली नॉट रियल। बट अगेन कमिंग बैक, सो अब इस आइलैंड का नाम ही एप्स्टीन आइलैंड पड़ गया था और इस आइलैंड को विजिट करने वाली जो लिस्ट थी उसमें कहीं जाने माने लोग थे। सो पहले जैसे मैंने बता ही दिया था तुम्हें कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू जो कि एप्स्टीन और गिस्लीन के काफी अच्छे दोस्त भी थे, वो इस आइलैंड को मल्टीपल टाइम विजिट कर चुके थे और इसके अलावा ब्रिटिश सुपर मॉडल नाओमी कैम्पबेल, एप्स्टीन के बिलियनियर क्लाइंट लेस्ली वेक्सनर, स्टीफन हॉकिन, ढेर सारे सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप और फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का नाम भी है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन बताना जरूरी है। नाउ जस्ट बिकॉज इन सारे के सारे लोगों का नाम इस आइलैंड के विजिटर लिस्ट में है, इट डज प्रूव दिस थिंग कि ये लोग कभी ना कभी इस आइलैंड पे गए थे, लेकिन इट डज नॉट प्रूव दिस थिंग कि ये लोग भी इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे या फिर इन लोगों ने भी के साथ या फिर के साथ भी कुछ इलीगल चीजें करी थी। इसीलिए इनमें से कोई भी नाम लीगली कन्विक्टेड नहीं है एंड देयरफॉर इनके क्राइम इन्वॉल्वमेंट एक स्पेकुलेशन बन के रह गए हैं। पर बिल क्लिंटन और ट्रंप का केस थोड़ा अलग है। दरअसल क्लिंटन के ट्रैवल रिकॉर्ड्स में इस आइलैंड विजिट के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, विच ओनली मीन्स कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो प्रूव कर सके कि क्लिंटन कभी भी ये आइलैंड में गए थे। और ट्रंप के केस में इट इज फाउंड कि उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में ट्रैवल किया था, बट देयर इज नो प्रूफ कि वो कभी इस आइलैंड में गए थे। और जहां तक बात रही इंडियन लोगों की जो कि इस लिस्ट में मेंशन करे गए थे, तो यू विल बी शॉक टू नो कि इसमें काफी ज्यादा इंडियन लोग भी मेंशन हैं, जैसे कि दीपक चोपड़ा जो कि एक जाने माने वेलनेस गुरु हैं। ही इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन नेम्स जो कि एप्स्टीन फाइल में मेंशन्ड है। एप्स्टीन के 2008 में कन्विक्ट होने के बाद भी वो दोनों कांटेक्ट में थे। एप्स्टीन के साथ अपने कन्वर्सेशंस में उन्होंने ट्रंप की सेकंड वाइफ के बारे में भी काफी बार मेंशन किया है एंड ही आल्सो टॉक्ड अबाउट द सिविल लॉ सूट्स जो एप्स्टीन को 2018 में फेस करने पड़ रहे थे।
asking him कि if those charges are dropped out or not. नंदिता दास और मीरा नायर जो कि एक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स हैं, उनके नाम भी इन फाइल्स में मेंशन्ड है। उनके और एप्स्टीन के बीच एक्सचेंज किए गए कोई मैसेजेस तो नहीं है फाइल्स में, बट अलेजिडली एप्स्टीन ने एक इवेंट अटेंड किया था जिसकी होस्ट मीरा नायर थी, सजेस्टिंग कि दे वर ऑन गुड टर्म्स विद ईच अदर मे बी, और उनके बीच मिलना जुलना रहा होगा अगेन मे बी। एज फॉर नंदिता, एप्स्टीन एक इवेंट में इनवाइटेड थे जिसमें वो स्पीकर थी, बट आई डोंट थिंक इट टेल्स अस एनीथिंग क्रिमिनेटिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप। नाउ वन ऑफ द बिगर इंडियन नेम्स जो कि इस फाइल में मेंशन है वो है अनुराग कश्यप का, जिसको आई एम प्रिटी श्योर तुम सभी लोग जानते होंगे। ही इज वेरी वेल नोन फॉर हिज मूवीज एंड इन हिज केस कोई डायरेक्ट कनेक्शन या लिंक नहीं है उनके और एप्स्टीन के बीच में, बट एक मेल थ्रेड में उन्हें एज फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर कहकर रेफर किया गया था, एंड दैट्स एवरीथिंग अबाउट अनुराग कश्यप। लेकिन थिंग्स गेट सीरियस जब अनिल अंबानी और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी तक के नाम इन फाइल्स में मिले थे। इन 2019 एप्स्टीन अरेस्ट होने से पहले अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच ढेर सारे मैसेज एक्सचेंज किए गए थे जिसमें उन्होंने मई में मिलने के प्लान्स बनाए थे। ऑल्सो अंबानी के एप्स्टीन के $720 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंट भी मांगी थी, जिसे एप्स्टीन ने डिनाई किया, लेकिन ही डिड गिव हिम अ वेरी शेडी एडवाइस कि वो अपने पैसों को शेल कंपनीज में डालकर खुद को बैंकरप्ट बता दे। असाइड फ्रॉम दिस, जब बीजेपी इलेक्शन जीती तब एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को मोदीज मैन कहकर रेफर करा था, एंड ही सजेस्टेड कि मोदी को स्टीव बैनन से मिलना चाहिए जो कि अमेरिका के जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे, एंड अनिल रिस्पॉन्डेड सेइंग मोदी ऑन बोर्ड। दिस गिव्स अस एन आइडिया कि अनिल अंबानी एंड पोटेंशियली नरेंद्र मोदी के एप्स्टीन के साथ कैसे रिश्ते थे एंड व्हाट हैपेंड बिहाइंड द सीन्स। Obviously, this does not prove anything, लेकिन it does make us question everything जो हम इन बड़े बड़े लोगों के बारे में जानते हैं या फिर सोचते हैं। And just because मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर किसी का नाम भी एप्स्टीन फाइल में मेंशन है, that does not mean this thing कि उन्होंने कुछ एक्ट में पार्ट लिया होगा या नहीं। ये सारे के सारे नाम बस इन फाइल्स में से निकाले जा रहे हैं जहां पे जेफरी एप्स्टीन की फोटोज, उसके मेल्स, उसके सेव्ड मेल्स भी देखे जा रहे हैं। तो देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन हिज इलीगल एक्टिविटीज टू दीज पीपल, पर क्योंकि इतने सारे नाम मेंशन है उसकी फाइल में, दिस डज रेज अ क्वेश्चन कि इतना बड़ा प्रेडेटर, मैनिपुलेटर और इतना ज्यादा शेडी इंसान था ये, लेकिन दूसरी ही तरफ वो इतने सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानता था। क्या दुनिया ऐसे ही काम करती है? क्या सिर्फ बुरे लोग ही आगे बढ़ सकते हैं? क्या अगर तुम्हें जिंदगी में टॉप 1% का पार्ट बनना है तो तुम्हें भी ऐसे ही कदम उठाने होंगे? बट नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन होने के बाद भी और इतने सारे कनेक्शन होने के बावजूद भी जेफरी एप्स्टीन आखिर पकड़ा कैसे गया था? क्योंकि 2005 वाले केस के बाद ऐसा लग रहा था कि जेफरी एप्स्टीन को पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है गाइस, एंड इट वाज नो डिफरेंट विद एप्स्टीन। 2008 में जेल से निकलने के बाद भी कई के पेरेंट्स ने उस पर सिविल लॉ सूट्स फाइल किए थे, लेकिन एप्स्टीन ने सब को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर दिया था, एंड इट सीम लाइक कि वो अब अपने क्राइम से पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। लेकिन आने वाले सालों में, दैट इज बिटवीन 2010 एंड 2015, एप्स्टीन ने बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और एकेडमिक कॉजेस में भर भर के पैसा डोनेट किया था, लेकिन इट वाजंट बिकॉज वो अपने क्राइम्स के लिए मेकअप कर रहा था बाय डूइंग गुड टू सोसाइटी, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था सो दैट वो अपना स्टेटस और लेवरेज मेंटेन रख सके इवन आफ्टर एवरीथिंग दैट हैपेंड विद हिम। सब कुछ सही चल रहा था एंड इट लुक लाइक कि जेफरी एप्स्टीन वाज गोइंग टू गेट अवे विद एवरीथिंग, लेकिन एक चीज थी जिसके बारे में एप्स्टीन ने कभी ढंग से नहीं सोचा था, एंड इट वाज गोना कॉस्ट हिम एवरी सिंगल थिंग। यू सी, जिन लड़कियों को एप्स्टीन इतने समय से कैप्चर करके रख रहा था, उनकी जिंदगी एप्स्टीन के बाद कभी भी सेम नहीं हुई थी। कुछ लड़कियां आगे जाकर एडिक्ट बन गई थी, तो कुछ के लिए ये सब कुछ इतना ज्यादा मिजरेबल बन गया था कि दे हैड नो अदर चॉइस बट टू themselves. Without a doubt, सारी लड़कियों की लाइफ में जो भी उससे मिली होंगी, उनकी जिंदगी में ये एक इतना बड़ा स्कार बन गया होगा कि वो इस चोट को भुला नहीं सकी होंगी। और जब ये लड़कियां बड़ी भी, तब इनमें से ही कुछ ने मिलकर एप्स्टीन के खिलाफ बहुत बड़ी आवाज उठाई। 2015 में वर्जीनिया रॉबर्ट्स नाम की एक अफेक्टेड पार्टी ने अलेज किया था कि उन्हें प्राइमरी इंडिविजुअल और एक एसोसिएट से प्रेशर का सामना करना पड़ा था एक पब्लिक फिगर के साथ एनकाउंटर के लिए, जब वो एज ऑफ कंसेंट से बिलो थी। इसके अलावा और भी कई विक्टिम्स ने लॉ सूट फाइल किए, जिसमें बताया गया कि एप्स्टीन और गिज़लीन एक इंटरनेशनल रिंग चला रहे थे।
अगेन एप्स्टीन, गिज़लीन एंड प्रिंस एंड्रयू ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करी थी और इस मैटर को दबाना चाहा, लेकिन इस बार एक मेजर न्यूज़ एजेंसी मायामी हेरल्ड मल्टीपल रिपोर्ट्स के साथ आई, जो कि उसके जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने कई सालों की मेहनत से बनाया था। सो कूडोस टू हर। इन रिपोर्ट्स में एप्स्टीन और गिज़लीन के पूरे ट्रैफिक बिजनेस को ऊपर से नीचे तक एक्सपोज कर दिया गया था। एंड इन नवंबर 2018 जब ये रिपोर्ट फाइनली पब्लिक के सामने परवर्जन ऑफ जस्टिस के आर्टिकल के नाम से आई, तब इट वाज गेम ओवर फॉर बोथ एप्स्टीन एंड गिज़लीन। एक साल बाद आफ्टर अ लॉन्ग कोर्ट ट्रायल ऑन 6 जुलाई 2019 जेफरी एप्स्टीन को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया था और उसे मैनहट्टन के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल फैसिलिटी में बंद कर दिया गया था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट तब आया जब अगले महीने, दैट इज ऑन 10th of August, एप्स्टीन ही वाज फाउंड डेड इन हिज सेल। सुबह 6:30 बजे एप्स्टीन अपने बेड के ही ऊपर अपनी शर्ट से ही बनाए हुए फंदे से वह पाया गया था। एंड इट क्लियरली लुक्ड लाइक फॉर द पीपल हु सॉ इट। अकॉर्डिंग टू फोरेंसिक्स उसकी डेथ को वही बताया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन काफी ज्यादा डिवाइडेड था, क्योंकि एप्स्टीन ने पास में कह रखा था कि उसके पास बहुत सारे पावरफुल लोग के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो पीपल डिबेट कि उसकी एक सिंपल नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर गया था ताकि उसके स्टेटमेंट्स के कारण बाकी रिच और पावरफुल लोग ना फंसे। बट वी विल नेवर नो दिस थिंग हाउ ही एक्चुअली डाइड। इनफैक्ट 2016 में वन ऑफ द एप्स्टीन विक्टिम्स ने ट्रम्प के अगेंस्ट भी एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन ये कभी भी प्रूव नहीं हो पाए। इट रियली मेक्स मी वंडर कि जो भी हमें दिखता है क्या वो सच में सच होता भी है या नहीं, क्योंकि इवन दो इतने रिच और फेमस लोगों के नाम कभी भी ऑफिशियली प्रूव नहीं हो पाए थे, इट स्टिल मेक्स मी क्वेश्चन द इंटेग्रिटी ऑफ दीज पीपल। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर तुम लोग इंटरनेट पे हो तो तुम लोगों ने एप्स्टीन की ये वाली फोटो पक्का देखी होगी, जिसको दिखा के दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन एक्चुअली मरा नहीं था, ये सब कुछ एक झूठ था। जो भी उसने जेल में जो भी उसके साथ हुआ था ये सब कुछ एक झूठ था। वो तो एक्चुअली भाग चुका है बाहर कब का। जो कुछ भी ये जेल में उसका हुआ था ये सब उसके लिए एक एस्केप कोड था। वो तो अपनी मजे की चैन की जिंदगी जी रहा है बाहर पर। लेकिन इस पिक्चर पे भी विश्वास मत करना, इट इज प्रूव्ड टू बी रॉन्ग, इट इज प्रूव्ड टू बी फॉल्स। बट स्टिल व्हाट इज रियल व्हाट इज नॉट, वी हैव नो क्लू एंड वी विल नेवर हैव एनी क्लू। एप्स्टीन की डेथ के बाद इट वाज गिज़लीन्स टर्न टू पे फॉर हर क्राइम्स और एक लंबे कोर्ट ट्रायल के बाद 2021 में गिज़लीन को एज अ एंड एप्स्टीन की को कंस्पिरेटर आइडेंटिफाई किया गया और उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी। एंड एज ऑफ प्रिंस एंड्रयू, वर्जीनिया रॉबर्ट्स के लॉ सूट को उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया, जिसके कारण उन पर कोई लीगल एक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपना रॉयल स्टेटस खो दिया है एंड ही कैन नॉट परफॉर्म रॉयल ड्यूटीज एनीमोर। जनवरी 2024 और दिसंबर 2025 में जो एप्स्टीन फाइल्स रिलीज किए गए हैं वो कलेक्शन ऑफ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और टेस्टिमनीज हैं जो कि एप्स्टीन के क्राइम के अगेंस्ट डायरेक्ट एविडेंस हैं। एंड फॉर नाउ इट इज अवेलेबल फॉर एंटायर वर्ल्ड टू रीड। बट जितनी भी फाइल्स अभी तक रिलीज हुई हैं गाइज, वो 1% भी नहीं है सच का। एंड इसमें जितनी भी सेंसरशिप की गई है, इवन दो इट इज नॉट अ गुड सेंसरशिप, पर इसमें जितनी भी सेंसरशिप करी गई है वो सब के बावजूद भी या फिर उन सब चीज़ों की वजह से इट इज़ वेरी हार्ड टू सी कि एक्चुअली में क्या सच है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को अभी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है क्योंकि दे हैव फेल्ड टू रिलीज द एंटायरिटी ऑफ एप्स्टीन फाइल्स। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इन सारे फाइल्स को रिलीज करने से पहले एक्सटेंसिवली रिव्यू किया जा रहा है, विच इज़ बेसिकली सेंसरशिप। सो इट रियली मेक्स मी क्वेश्चन कि क्या यूएस गवर्नमेंट ये चीज़ चाहती ही नहीं है कि एप्स्टीन के जो क्राइम्स हैं उसका एक्चुअल स्केल, उसमें इन्वॉल्व लोगों के एक्चुअल नाम आम जनता को या फिर दुनिया को पता चले। Because with all the delays and with all the censorship, it certainly seems to be the case. लेकिन अगेन इस केस के इतने सारे पहलू हैं, अगर हम एक एक मेल के थ्रू जाएं तो हम इतना कुछ अनकवर कर सकते हैं जो कि सच में हमारा दिमाग खराब कर देगा। और अगर हम सच में बैठकर एक एक चीज के बारे में डिस्कस करें तो इस पे 1 घंटे की नहीं, 2 घंटे की नहीं, बल्कि 3-3, 4-4 दिन की वीडियो बन सकती है। But here I have tried to stick to essentials, guys. I have tried to keep this thing short जितना भी मैं कर सकता था, और मैंने इस पूरी की पूरी वीडियो, इस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री को ऐसा रखा है ताकि तुम्हें एटलीस्ट ये चीज़ समझ तो आ जाए कि जेफरी एप्स्टीन का दिमाग कैसे काम करता था, वो आया कहाँ से था और उसने क्या क्या करा था। लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब सारी की सारी फाइल्स रिलीज हो जाएंगी आई विल मेक अनदर डॉक्यूमेंट्री ऑन दिस, और तब हम लोग ढंग से बैठ के अनकवर करेंगे कि आखिर एक एक मेल में, एक एक फोटो में क्या बताया था। लेकिन with that, the truth about Jeffrey Epstein's past ends here.
दिस वीडियो हैज़ टेकन मी अ लॉन्ग टाइम टू मेक, एंड तुम्हें लेंथ से पता चली गया होगा कि मेरी पूरी की पूरी टीम ने कितनी मेहनत करी है इसमें. सो प्लीज़ ड्रॉप अस अ लाइक, एंड अगर हो सके तो प्लीज़ सिर्फ इस वीडियो के लिए ही मेंबरशिप जरूर ले लेना. बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी. प्लीज़ बी क्लोज टू योर लव्ड वंस गाइस, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून. बाय बाय.